हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग। कैसे कैसे हम इन्फेक्शन को क्लिनिकल सेटिंग में यानी कि हॉस्पिटल्स में कंट्रोल कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है, चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होती है, नेचर ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। हमें पहले उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम हॉस्पिटल सेटिंग्स में या कहीं भी इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट, इन्फेक्शन होता क्या है? व्हेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स इनटू द बॉडी टिश्यू, इट मल्टीप्लाइज ओवर देयर एंड हैव द एबिलिटी टू कॉज डिजीज़ इन द पर्सन। इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। ओके, तो उसने क्या बोला कि जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करता है, बॉडी टिश्यूज़ के अंदर एंटर करता है, तो वहाँ पे जा कर के ये मल्टीप्लाई करता है, यानी कि जो उसकी जनसंख्या है, ठीक है, जो उसकी पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ करता है, अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये पर्सन को अफेक्ट कर सके एंड हैव द एबिलिटी टू कॉज डिजीज़ इन द पर्सन। और वहाँ पे जाके ये इतना कैपेबल हो जाता है, इसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि ये पर्सन में डिजीज़ कॉज कर सके। क्यों? जब तक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजन बोलो, जर्म्स बोलो, ठीक है, जब तक वो बॉडी के अंदर जा कर के अपने नंबर्स को इंक्रीज़ नहीं करेगा तो वो पर्सन में डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता है, राइट। ठीक है, तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी नंबर्स को इंक्रीज़ करता है बॉडी में जाने के बाद सबसे पहले, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अफेक्ट कर सके, ठीक है, जिससे पर्सन में डिजीज़ हो, पर्सन का जो नॉर्मल बॉडी का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो सके। इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। देखो, एक वर्ड है इन्फेक्शन और एक वर्ड होता है कोलोनाइजेशन। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? व्हाट इज़ कोलोनाइजेशन एंड व्हाट इज़ इन्फेक्शन? तो बेसिकली कोलोनाइजेशन में क्या होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ पे वो मल्टीप्लाई भी करते हैं, लेकिन वो पर्सन में कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोलोनाइजेशन, राइट। इन्फेक्शन क्या था? जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर भी करते हैं, वहाँ पे रहते भी हैं, अपने नंबर्स को भी इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई होते हैं, और उस बॉडी के टिश्यूज़ को या फिर उस पर्सन में डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। लेकिन कोलोनाइजेशन में क्या होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ पे वो रहते भी हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, लेकिन पर्सन को वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोलोनाइजेशन। देन उसके बाद है नेचर ऑफ इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन है उसका नेचर क्या क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है माइक्रोब्स ऑल्सो नोन एज जर्म्स विच आर फाउंड इन एवरीवेयर बट मोस्ट अबेंडेंटली इन वाटर, सॉइल एंड एयर। इसने ये बोला है कि माइक्रोब्स को हम जर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है, या पैथोजेंस भी बोलते हैं। और ये जो जर्म्स होते हैं, ये जो माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हर जगह प्रेजेंट हैं, ठीक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वाटर में, सॉइल में और एयर में, ठीक है। जो कंटामिनेटेड पानी होता है, सॉइल होता है और एयर होती है, वहाँ पे ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वैसे ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद है हार्मफुल जर्म्स बिकम द रीज़न फॉर डिजीज़, राइट। तो जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं वो एक मेन रीज़न है किसी भी डिजीज़ का होने का। नेक्स्ट है इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, फंगाई, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इन्फेक्शन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है या फिर पैथोजेंस क्या हैं? ये इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, फंगाई हो गए, पैरासाइट्स हो गए, प्रोटोजोआ हो गए। तो ये सारे क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट, ऑल पर्सन हैव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन देयर स्किन बट यूजुअली नो डिजीज़ रिजल्ट। ये क्या कह रहे हैं कि वैसे तो हर पर्सन की स्किन में, ठीक है, हर पर्सन की स्किन में क्या होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं,
लेकिन ये कोई भी डिज़ीज़ जो है वो कॉज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर एंटर करने के लिए रूट चाहिए, यानी कि रास्ता चाहिए। जब तक हमारी स्किन में कोई कट ना लग जाए, कोई वुंड ना बन जाए, ठीक है, वेन पंक्चर ना हो, तब तक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, राइट। अब जब ये एंटर नहीं करेंगे तो ये कोई डिजीज़ भी कॉज नहीं करेंगे। तो इसीलिए वैसे तो हर पर्सन की स्किन के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूजुअली ये कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं करते जब तक अनटिल इनको कोई रूट ना मिल जाए बॉडी के अंदर एंटर करने का। देन उसके बाद है डिजीज़ और इन्फेक्शन रिजल्ट्स ओनली इफ़ पैथोजेंस ग्रो और मल्टीप्लाई एंड अल्टर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। तो डिजीज़ और इन्फेक्शन क्यों होता है? ये तभी होता है जब पैथोजन ग्रो और मल्टीप्लाई करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, और हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर ये डिजीज़ और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। देन उसके बाद है एन इन्फेक्टियस डिजीज़ ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड इज़ कंसिडर्ड एज कंटेजियस और कम्युनिकेबल डिजीज़। तो एक इन्फेक्टियस डिजीज़ क्या है? जो एक इन्फेक्टेड डिजीज़ होती है, ठीक है, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है, चाहे वो डायरेक्ट कांटेक्ट से हो, ठीक है, चाहे वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट से हो, ड्रॉपलेट से हो, ठीक है। तो जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो रही है? ट्रांसमिट हो रही है, फिर स्प्रेड हो रही है, फैल रही हैं, उनको हम बोलते हैं कंटेजियस डिजीज़ या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़, राइट। कम्युनिकेबल डिजीज़, कंटेजियस डिजीज़ क्या है? जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट होती है, स्प्रेड होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कंटेजियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये था नेचर ऑफ इन्फेक्शन के बारे में कि इन्फेक्शन का नेचर कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। ओके, तो चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि जो इन्फेक्शन हो रहा है वो कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट होता है। ओहो, एक मिनट। तो बेसिकली चेन ऑफ इन्फेक्शन हमारे 6 कंपोनेंट्स आते हैं। इन्फेक्टियस एजेंट, वो एजेंट जो डिजीज़ कॉज करते हैं या फिर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नेक्स्ट है रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर क्या होते हैं? वो प्लेसेस जहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो रह रहा है, ठीक है, यानी कि होस्ट। नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एग्जिट। ऐसे कौन कौन से रूट्स हैं जहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बॉडी से बाहर एग्जिट करते हैं, ठीक है, बॉडी को छोड़ते हैं, लीव करते हैं, उसको हम बोलते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब पोर्टल ऑफ एग्जिट हो गया, उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि जो वो बैक्टीरिया या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जब वो बाहर आया है तो अब वो किसी ना किसी अदर पर्सन को तो डिजीज़ कॉज करेगा, ठीक है। तो वो कैसे उसको फैल रहा है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है? डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल रहा है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से फैल रहा है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रहा है, वेक्टर बॉर्न है, वैकल बॉर्न है, ये सारी चीज़ें आती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री भी क्या है? ऐसे कौन कौन से रूट्स हैं जहाँ से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उसको हम बोलते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। नेक्स्ट है ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जो रिस्क पर है उस डिज़ीज़ का होने का, ठीक है। अब इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे फर्स्ट इन्फेक्टियस एजेंट, राइट। देखो, अगर आपको ना कोई भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है तो मेन होता है आपको उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता होना चाहिए, यानी कि वो डिज़ीज़ कैसे कैसे फैल रही है। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि वो डिज़ीज़ कैसे कैसे फैल रही है, देन आपके लिए ईजी हो जाएगा उस डिज़ीज़ को, उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, राइट। जैसे अगर कोई इन्फेक्शन है जो ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है, ठीक है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है। देन आप प्रिकॉशन क्या लोगे? मास्क पहनोगे, हैंड वॉशिंग करोगे, हैंड हाइजीन मेंटेन करोगे, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करोगे। तो इस तरीके से बेसिकली आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता होना चाहिए इन्फेक्शन का, तब भी आप उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो दोबारा से बैक होते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट है इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्टियस एजेंट क्या होते हैं? वो एजेंट जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं इन्फेक्टियस एजेंट।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोआ डेट कॉज डिजीज़, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं। वो फंगाई भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और वायरसेस भी हो सकते हैं। राइट, ये था इन्फेक्शियस एजेंट। नेक्स्ट है रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या है? इंक्लूड्स प्लेस इन द इन्वायरमेंट वेयर पैथोजन लिव्स। इट कुड बी ह्यूमन, एनिमल्स, इंसेक्ट, सॉइल, वाटर एंड इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो रिजर्वायर क्या है? जहाँ पे वो पैथोजेंस रह रहा है। ठीक है, रिजर्वायर क्या है? जहाँ पे वो पर्सन बोल रही हूँ, जहाँ पे वो पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रिजर्वायर। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोले तो होस्ट। लाइक अब ये होस्ट कोई भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली ह्यूमन और एनिमल्स ही होते हैं किसी भी इन्फेक्टियस एजेंट के होस्ट। ठीक है, तो ये ह्यूमंस भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जो इंसेक्ट की वजह से होती है, जैसे डेंगू हो गया। राइट, देन सॉइल भी हो सकता है। ठीक है, जो कंटामिनेटेड सॉइल है, और वाटर है वो भी हो सकता है। इनएमिनेट ऑब्जेक्ट यानी कि जैसे हमारे मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, ठीक है, और यूटेंसिल्स हो गए, टावल्स हो गए, वो आते हैं हमारे इनएमिनेट ऑब्जेक्ट में। तो वहाँ पे भी जो ये पैथोजेंस हैं वो वहाँ पे भी रह सकता है और वहाँ पे भी वो मल्टीप्लाई हो सकता है। राइट, देन उसके बाद है, अगर हम बात करें ह्यूमन रिजर्वायर की, क्योंकि हमने बेसिकली बोला कि ज़्यादातर जो रिजर्वायर होते हैं किसी भी पैथोजन के रहने की जो जगह है, या तो वो ह्यूमन्स हैं या तो वो एनिमल्स हैं। अगर ह्यूमन रिजर्वायर की बात की जाए तो आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दोज विथ एक्यूट और सिम्टोमेटिक एंड असिम्टोमेटिक बट आर कैरियर ऑफ इट। ठीक है, अगर हम ह्यूमन रिजर्वायर की बात करें तो ये 2 टाइप के हो सकते हैं। इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एंटर हुआ, जो भी पैथोजेंस हैं बॉडी के अंदर एंटर हुआ, वहाँ पे वो रहेगा। ठीक है, अब वहाँ पे वो क्या करेगा? वो जो इन्फेक्शन है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिम्टोमेटिक भी हो सकता है और असिम्टोमेटिक भी हो सकता है, यानी कि वो पर्सन में सिम्टम्स शो भी करा सकता है और सिम्टम्स शो नहीं भी करा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा क्या, जैसे HIV एड्स। ठीक है, तो HIV एड्स में क्या होता है, काफ़ी लंबे टाइम के बाद 10 ईयर्स समथिंग लग जाते हैं अपने सिम्टम्स को शो करने में HIV एड्स के। ठीक है, तो ये अंदर तो करता है, बॉडी के अंदर एंटर करता है, लेकिन ये असिम्टोमेटिक रहता है। राइट, और सिम्टोमेटिक क्या है? जो बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद अपने सिम्टम्स को शो करे, उसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक। अगर पर्सन असिम्टोमेटिक है, इट मीन्स ये नहीं कि वो कैरियर नहीं है, वो कैरियर है, वो अदर पर्सन को डिजीज़ स्प्रेड कर सकता है। उसके बाद है, टू थ्राइव ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर अ प्रॉपर एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएट फूड, ऑक्सीजन, वाटर, टेम्परेचर, pH एंड लाइट। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए या उनकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? प्रॉपर इन्वायरमेंट की एक ज़रूरत होती है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? एप्रोप्रिएट फूड यानी कि खाना, उन्हें एप्रोप्रिएट फूड चाहिए ताकि वो क्या कर सके, मल्टीप्लाई कर सके, ग्रो कर सके। ऑक्सीजन चाहिए, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी एक मेन कंपोनेंट है। देन वाटर। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मॉइस्चर और वाटर में ग्रो करते हैं। टेम्परेचर, बेसिकली बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए उनका एक आइडियल टेम्परेचर होता है जिसमें वो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो हर स्पीसीज़ के बैक्टीरिया का अलग अलग टेम्परेचर होता है, लेकिन अगर हम एक आइडियल टेम्परेचर की बात करें तो वो टेम्परेचर जिसमें ज़्यादातर जो पैथोजेंस हैं जो बेसिकली ह्यूमन डिजीज़ कॉज करते हैं उनको एक आइडियल टेम्परेचर चाहिए। राइट, देन pH, उसके बाद लाइट। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। सबसे फर्स्ट है फूड। Clostridium perfringens, the microbes that cause gas gangrene drive on organic matter। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया है Clostridium, एक माइक्रोब्स है Clostridium perfringens, जो क्या करता है, गैस गैंग्रीन कॉज करता है। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है या फिर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब इसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने के लिए? ऑर्गेनिक मैटर की, यानी कि ये ऑर्गेनिक मैटर में रह सकता है।
उसके बाद है ई कोलाई, ठीक है, जिसको हम इस्टीरिया कोलाई बोलते हैं। ये अनडाइजेस्टेड फूड को कंज्यूम करता है बाउल से, ताकि ये वहाँ से ये क्या करता है, फूड को कंज्यूम करता है, ताकि ये फूड जो फूड है उसको एप्रोप्रिएट अमाउंट में ले करके क्या कर सके, बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई और ग्रो कर सके, राइट। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, एप्रोप्रिएट फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो क्या कर सके, ग्रो कर सके, मल्टीप्लाई कर सके, ठीक है, और पर्सन में डिजीज़ कॉज कर सके। उसके बाद है ऑक्सीजन। एरोबिक बैक्टीरिया रिक्वायर ऑक्सीजन एंड एनारोबिक बैक्टीरिया रिक्वायर वेरी लिटिल ऑक्सीजन और नो ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल एंड मल्टीप्लिकेशन। देखो वही चीज़ आ गई कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ताकि वो सर्वाइव कर सके और मल्टीप्लाई कर सके। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। और वो बैक्टीरिया जिनको बहुत कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तब भी वो सर्वाइव कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। एरोबिक यानी कि जिनको ऑक्सीजन की नीड है, एनारोबिक यानी कि जिनको ऑक्सीजन की नीड नहीं है सर्वाइवल के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। देन उसके बाद है वाटर। मोस्ट ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर एंड मॉइस्चर। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वाटर और मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये था वाटर, यानी कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वाटर और मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो मल्टीप्लाई और ग्रो कर सकें। देन उसके बाद है टेम्परेचर। अब देखो, ईच स्पीसीज़ ऑफ बैक्टीरिया हैज़ अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच इट ग्रो बेस्ट, ठीक है। यानी कि हर स्पीसीज़ के बैक्टीरिया को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जिस टेम्परेचर में वो अच्छा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन द आइडियल टेम्परेचर फॉर मोस्ट ह्यूमन पैथोजन इज़ 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ज़्यादातर जो, अगर हम आइडियल टेम्परेचर की बात करें, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन पैथोजेंस हैं, यानी कि जो ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करते हैं, अगर उनके आइडियल टेम्परेचर की बात की जाए तो वो 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस में वो क्या कर सकते हैं, 20 से 40 डिग्री सेल्सियस में वो उस टेम्परेचर में वो ग्रो कर सकते हैं। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 68 से 109 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये बेस्ट ग्रो कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद है लाइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्राइव इन डार्क इन्वायरमेंट सच एज बॉडी कैविटीज़, ठीक है। ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डार्क इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं, जैसे हमारी बॉडी कैविटीज़ के अंदर, ठीक। फिर पीएच, अगर हम टेम्परेचर तो हो गया, अगर हम पीएच की बात करें कि बैक्टीरिया जो है वो कौन से पीएच में अच्छा ग्रो कर सकते हैं, तो ये एसिडिक इन्वायरमेंट में अच्छा ग्रो कर सकते हैं, यानी कि 5.0 से 7.0 तक के पीएच में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कि जो हमारे रिजर्वॉयर है और जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अच्छा ग्रो करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। देन उसके बाद है रिजर्वॉयर हो गया। अब है पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है, यानी कि हमारे ऐसे कौन कौन से रूट्स हैं बॉडी के जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी को छोड़ता है, यानी कि लीव करता है, तो उसको हम बोलते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। आफ्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड अ साइट टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई दे नीड टू फाइंड, अब ये दे हैं, हाँ, दे नीड टू फाइंड अ पोर्टल ऑफ एग्जिट इफ़ दे आर टू एंटर अनदर होस्ट एंड कॉज डिजीज़। इसलिए क्या कह रहे हैं, तो जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी एक साइट ढूंढ लेते हैं कि हाँ हमें यहाँ पे जा कर के ग्रो करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद वो फाइंड आउट करते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट का कि हमें अब यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। क्योंकि देखो, जैसे ही वो होस्ट के अंदर एंटर हुआ, ठीक है, होस्ट को उसने अफेक्ट किया, होस्ट ने उसने डिजीज़ कॉज करी, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो चाहे वो असिम्टोमेटिक हो। देन अब उसको क्या चाहिए, रास्ता चाहिए बॉडी से बाहर जाने का, ताकि वो अदर पर्सन को भी अफेक्ट कर सके, ताकि वो अदर पर्सन में जा कर के उसमें डिजीज़ कॉज कर सके, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से रूट्स हैं जिसके थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बॉडी से बाहर जा सकते हैं। तो इसमें हमारा ब्लड, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। तो ये कुछ रूट्स हैं जिनके थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बॉडी से बाहर जाता है। जैसे ब्लड, अगर ब्लड की बात की जाए तो ब्लड से कैसे जाएगा, कोई वुंड हो गया,
ठीक है, पर्सन के स्किन में कोई वुंड हुआ, घाव हुआ, वहाँ से क्या निकलना स्टार्ट हुआ, ब्लड निकलना स्टार्ट हुआ या फिर कोई भी पस निकलना स्टार्ट हुआ, तो उस ब्लड या पस के फॉर्म में क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। कोई भी वेन पंक्चर हुआ, ठीक है, तो वहाँ से भी क्या होगा, बॉडी के अंदर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे ही वेन पंक्चर हुआ तो वहाँ से भी क्या होगा, ब्लड बाहर निकलेगा, उसके थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बॉडी से बाहर निकल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन से ये चीज़ कैसे होगी, देखो जैसे ही हमारी स्किन है, जैसे ही इस स्किन में ब्रेक हुआ, ठीक है, स्किन जो हमारी स्किन इंटीग्रिटी होती है, यानी कि हमारी स्किन कंटिन्यूटी होती है, जैसे ही उसमें ब्रेक हुआ, कोई भी कट वट लगा, राइट, तो उस कट से क्या होगा, जो हमारे अंदर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे अंदर प्रेजेंट है वो बॉडी से बाहर निकल सकता है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कैसे निकलेगा, सलाइवा के फॉर्म में, ठीक है, और कफ के फॉर्म में, स्नीज के फॉर्म में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। देन उसके बाद है जीआई ट्रैक्ट, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कैसे निकलेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी से बाहर, तो एमएसीज, यानी कि पर्सन को अगर वॉमिटिंग हो रही है तो उस वॉमिटिंग के फॉर्म में, यानी कि वॉमिटिंग में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बॉडी से बाहर निकल सकता है। जेनाइट और बाउल के फॉर्म में निकल सकता है। ठीक है, जो पर्सन है उसने क्या करा, स्टूल पास किया तो उस स्टूल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बाहर निकल सकता है। देन उसके बाद है जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट कैसे निकलेगा, यूरिनेशन के फॉर्म में। ठीक है, पर्सन ने यूरिन पास किया और उस यूरिन से क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उस यूरिन में बाहर निकल जाएगा। उसके अलावा पर्सन की आइज़ से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर निकल सकता है, क्योंकि पर्सन क्या है, अगर पर्सन की टीयरिंग हो रही है, यानी कि पर्सन रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, तो उस टीयर में भी क्या हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी से बाहर निकल सकता है। ये था हमारा पोर्टल ऑफ एग्जिट, यानी कि कौन कौन से रूट्स हैं जिसके थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बॉडी से बाहर निकलता है। उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब बात करेंगे कि ये जो बीमारी है, ठीक है, जो डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, वो कैसे कैसे फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। तो इसके अलग अलग मोड होते हैं, इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन के अलग अलग तरीके होते हैं कि अलग अलग तरीक़ों से फैल सकता है। जैसे फर्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी कि पर्सन टू पर्सन फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन सोर्स एंड ससेप्टिबल होस्ट, राइट। अगर आप पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं या फिर आप उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं तो इससे क्या होगा, सोर्स और ससेप्टिबल होस्ट। देखो सोर्स क्या है, वो पर्सन जिसमें वो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो तो हुआ सोर्स, ठीक है। ससेप्टिबल होस्ट यानी कि जो रिस्क पे है, किसे हो सकता है, और रिस्क पे कौन होगा, जो उसके साथ कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। तो अगर पर्सन किसी अफेक्टेड पर्सन के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आता है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उस ससेप्टिबल होस्ट के अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, जो भी पर्सन अफेक्टेड था उसके आपने फीसेस को या ब्लड को टच किया, ठीक है। टच करने के बाद आपने अपने हैंड वॉशिंग नहीं करी और वही जो गंदे हाथ थे उनको आपने अपने मुंह में या फिर अपने आइज़ में इस तरीके से टच कर लिया, तो इससे क्या होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। या फिर आपने कोई भी कंटामिनेटेड फूड खा लिया, वाटर पी लिया, ठीक है, तो उस तरीके से। देन उसके बाद है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में कैसे होगा, ट्रांसमिट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट लाइक फेस टॉवल शेयर्ड बाय वेरियस पर्सन में लीड टू स्प्रेड ऑफ डिजीज़। देखो डायरेक्ट कांटेक्ट की अच्छा एग्जांपल है जैसे HIV एड्स। पर्सन को HIV एड्स था, आपने क्या किया, फिजिकल कांटेक्ट बना लिया उसके साथ में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो उसको जो HIV एड्स है वो आपको भी हो जाएगा। देन उसके बाद है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट जैसे आप उस पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, आप उस पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए हो जो क्या है अफेक्टेड है, लेकिन आपने उसका यूज़ करा हुआ कोई भी चीज़ यूज़ कर ली, चाहे वो फेस टॉवल हो, ठीक है, या फिर उसके यूटेंसिल्स हो, तो आपने उसकी जो भी पर्सनल चीज़ें थी वो आपने यूज़ कर ली। इससे क्या होगा, उसका इन्फेक्शन आपको इनडायरेक्टली फैल सकता है। देन उसके बाद है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे कफ करना, स्नीज करना, बात करना, ठीक है, तो ये आते हैं हमारे ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि इसका अच्छा एग्जांपल है ट्यूबरक्लोसिस। पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस था, आप उसके साथ क्या है कॉन्टैक्ट में आए, राइट, उसने कफ़ किया, स्नीज़ किया, अब जो भी बैक्टीरिया है वो उसके कफ़ और स्नीज़ में भी प्रेजेंट होंगी, वही आपने इनहेल कर लिया, तो देन आपको भी वो चीज़ हो सकती है।
तो इस तरीके से क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। फिर उसके बाद है एयरबॉर्न। एयरबॉर्न यानी कि अकर व्हेन पैथोजन आर स्प्रेड थ्रू द एयर विया स्मॉल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट एक्सपेल्ड ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग एंड टॉकिंग। ठीक है, तो एयरबॉर्न क्या है, यानी कि जैसे ही पर्सन जो था, अफेक्टेड पर्सन था, उसने छींका, चाहे उसने कफ किया, चाहे उसने स्नीज किया, चाहे उसने बात करी, तो उसके ड्रॉपलेट में वो इन्फेक्शन था जो उसकी बॉडी से बाहर आया। ठीक है, अब वो क्या है, एयर में प्रेजेंट है, राइट। जैसे ही वो पर्सन, ससेप्टिबल होस्ट, उस अफेक्टेड पर्सन के साथ बात करेगा या कुछ भी करेगा, तो वो जब उसकी अफेक्टेड एयर को इनहेल कर लेगा, तो देन उसको भी क्या हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, डिजीज़ हो सकती हैं। उसके बाद आती है वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न क्या होती हैं, ट्रांसमिट थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक मॉस्किटो, फ्लाइज, फ्लीज एंड टिक्स। ठीक है, तो वेक्टर बॉर्न क्या है, बेसिकली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से फैलती है, ट्रांसमिट होती है, जैसे मॉस्किटो, ठीक है, मच्छर हो गया, फ्लाइज हो गया, फ्लीज हो गया और टिक्स हो गया। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको मॉस्किटो ने काट लिया, तो आएगा आपके वेक्टर बॉर्न में, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से फैल रहा है। उसके बाद है वेकल बॉर्न। क्या होती है फिर, ट्रांसमिट थ्रू इनएमिनेट ऑब्जेक्ट और सब्सटेंसेस डेट कैरी पैथोजन लाइक कंटामिनेटेड वाटर, एयर, सॉइल, बेडिंग और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। वेकल बॉर्न क्या है, जो इनएमिनेट ऑब्जेक्ट से फैल रही है। ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो क्या है, एक इनएमिनेट ऑब्जेक्ट, यानी कि वो निर्जीव वस्तु है, ऐसा बोल लो, राइट। तो अगर वो उससे फैल रही है तो वो हमारा आता है वेकल बॉर्न में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो पेशेंट बेड पे लेटा हुआ था, ठीक है, बेडिंग थी, अफेक्टेड पेशेंट था, तो उसकी बेसिक बात है कि उसके जो पैथोजेंस हैं वो उस बेड में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और आपने उसके बेड को टच कर लिया, राइट, तो वो भी एक, उसका जो बेडिंग है वो भी एक कैरियर की तरह काम कर रही है उस पैथोजन को कैरी करने का। ठीक है, तो वैसे ही वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, सॉइल हो सकता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकती हैं, वो हमारे आते हैं वेकल बॉर्न में। देन उसके बाद है पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, ऐसे कौन कौन से रूट्स हैं जिनके थ्रू जो बैक्टीरिया है या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम वैसी ही जैसे आपने पोर्टल ऑफ एग्जिट में पढ़ा था। ओके, जैसे ब्लड हो गया, ब्लड से कोई घाव बन गया स्किन में, वहाँ से ब्लड निकल रहा है, पस निकल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया जल्दी एंटर कर सकता है, क्योंकि वो चीज़ क्या है, ओपन है, तो वो जल्दी एंटर कर सकते हैं। वेन पंक्चर हो गया, ठीक है, स्किन इंटीग्रिटी ब्रेक हो गई, तो वहाँ से भी जो इन्फेक्शन है वो ईजिली एंटर कर सकता है, राइट। उसी तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, जैसे पर्सन ने स्नीज किया, कफ किया, जैसे अफेक्टेड पर्सन ने स्नीज किया, कफ किया और वही चीज़ आपने इनहेल कर ली, तो वहाँ से भी हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से भी हो सकता है आपको, ठीक है। देन उसके बाद है जेनेटो ट्रैक्ट, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, वो वॉशरूम यूज़ करी, कौन सी वॉशरूम, जो क्या है, क्या बोलते हैं, पब्लिक वॉशरूम बोलते हैं ना, हाँ, जहाँ पे क्या हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो वहाँ से भी आपको ईजिली इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। नॉर्मली यूटीआई सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये कुछ रूट्स हैं, जैसे आइज से भी हो सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रोकन स्किन, जेनेटो ट्रैक्ट, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हो सकता है। देन लास्ट है ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट क्या है, अ पर्सन हु आर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, वो पर्सन जो क्या है इन्फेक्शन के रिस्क में है, उन्हें अभी हुआ नहीं है लेकिन वो रिस्क में है कि उन्हें हो सकता है अगर वो अफेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आते हैं। तो वैसे कौन कौन से पर्सन हो सकते हैं, तो सबसे पहला है जिनकी इम्यूनिटी वीक होगी, यानी कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन, ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन हो गया, यानी कि वो पर्सन जिनकी इम्यूनिटी क्या है, वीक है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होगा, जिनकी इम्यूनिटी वीक होगी उन्हें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है वो ईजिली हो सके, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा पहले से वीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली उनकी बॉडी में एंटर करके उन्हें अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद है एज। एज में बच्चे हैं, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, वैसे ही जो ओल्डर एज पर्सन होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, ठीक है। तो एज भी एक फैक्टर है जिसकी, जहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो ईजिली हो सकता है, यानी कि ये ससेप्टिबल होस्ट में आएंगे हमारे, ओके। तो ये सारा कुछ था
इन्फेक्शन के बारे में कि इन्फेक्शन क्या होता है, नेचर क्या होता है इन्फेक्शन का, और चेन ऑफ इन्फेक्शन यानी कि जो इन्फेक्शन है वो कैसे कैसे फैलता है। जैसे इन्फेक्शियस एजेंट हो गया, देन उसके बाद रिजर्वायर हो गया, ठीक है। रिजर्वायर के बाद पोर्टल ऑफ एग्जिट कौन कौन से होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि जो इन्फेक्शन है वो कैसे कैसे फैल रहा है, उसके बाद पोर्टल ऑफ एंट्री ऐसे कौन कौन से रूट्स हैं, रास्ते हैं जहाँ से जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज़ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। और लास्ट में मैं बात करी थी ससेप्टिबल होस्ट के बारे में, यानी कि वो पर्सन जो इन्फेक्शन के रिस्क में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।